बिल्कुल सही पे लागू होती हैं। हम जैसे ही घर से बाहर निकलते हैं, मेरा एक दिल का हिस्सा यहीं छूट जाता है। तो आपका दिल का एक हिस्सा जावरा में रहता है, मतलब हम मान सकते हैं। बिल्कुल रहता है, बिल्कुल रहता है। अ, दोस्तों नमस्कार। जावरा टू अमेरिका। आज हम आपको ऐसी ही एक शख्सियत से मिलवा रहे हैं जो है जावरा की, लेकिन पिछले कई वर्षों से अमेरिका में जावरा ही नहीं भारत का नाम रोशन कर रही हैं। और यही नहीं, वे जावरा की पहली महिला सीए भी हैं। तो आइए हम उनसे बात करते हैं। हमारे साथ हैं शिखा मेहता जी। नमस्कार है आपका। नमस्कार उमेश जी। हाँ। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपको बताना चाहूँगा कि शिखा जी जो हैं वो जावरा के प्रोफेसर रहे हैं। डॉक्टर सुरेश जी मेहता और डॉक्टर शशि मेहता उनकी बिटिया हैं और अभी अमेरिका में ही हैं, मैनेजर हैं अच्छी कंपनी में, मल्टीनेशनल पूरी वर्ल्ड वाइड उसकी सेवाएं चलती हैं। तो हम जानते हैं, एक ऊर्जात्मक प्रेरणात्मक संवाद करते हैं शिखा जी से। तो शिखा जी, सबसे पहले हम आपका बेसिक जानना चाहेंगे कि जावरा से आपका क्या लगाव है और जावरा में जो आपकी बेसिक लाइफ रही वो क्या रही, उसके बारे में बताइए। जी बिल्कुल। तो जैसा मैंने कहा, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद मुझसे मुलाकात करने के लिए, और सभी दर्शकों का बहुत बहुत आभार हमारे साथ जुड़ने के लिए और मुझे सुनने के लिए। मैं यहीं की पैदाइश हूँ। जावरा मेरी जन्मभूमि है और कर्मभूमि भी है कई हद तक। मैंने अपनी पढ़ाई यहीं से की। 10th तक मैंने सरस्वती शिशु मंदिर से पढ़ाई करी। उसके बाद में 2 साल मॉडल स्कूल से, और फिर मैंने अपना ग्रेजुएशन किया शासकीय महाविद्यालय बीकॉम जावरा से। मुझे सांख्यिकी में गोल्ड मेडल मिला था यहाँ पर। अच्छा। और 2 रजत पदक मिले थे कॉलेज में हाईएस्ट मार्क्स के लिए, और एक और सब्जेक्ट में हाईएस्ट मार्क्स के लिए। तो जावरा तो मेरा शहर है, तो उससे अलग ही लगाव है। जैसे आपने लगाव की बात की, उसके बाद में आगे की पढ़ाई के लिए मैं इंदौर गई। मैंने यानी जो एजुकेशन वाला पार्ट आपका स्टार्टिंग से ही मजबूत रहा, क्योंकि आपके घर में 2 प्रोफेसर थे। जी। तो पढ़ाई के लिए आपको क्या बोलना पड़ता था? जैसे आप गोल्ड मेडल स्टैटिक्स में लिया, तो वो कैसे होता था? कि आपको मम्मी पापा बोलते थे पढ़ो पढ़ो, या ऐसा कुछ नहीं था? नहीं नहीं, देखिए सर, कोई भी बच्चे तो कोई भी हो, पढ़ने के लिए तो बोलना ही पड़ता है माता पिता को। पर गोल्ड मेडल का एक और रीज़न बहुत बड़ा ये है कि मेरे भैया हैं राजेंद्र जी मेहता, और जिनसे मैंने कॉमर्स की शिक्षा ली है, कोचिंग्स ली हैं। तो गोल्ड मेडल पाने में और हाईएस्ट मार्क्स पाने में उनका बहुत बड़ा हाथ है। तो ये वजह है। और क्योंकि एक बात आपने सही कही कि थोड़ा पारिवारिक बैकग्राउंड ही चूंकि पढ़ाई का था, तो पढ़ाई का ही माहौल रहा। और ये भी था कि हाँ, आगे जीवन में जाके कुछ करना ही है, कुछ पढ़ना है, आगे पढ़ाई करनी है। तो सेल्फ मोटिवेशन तो था ही अपनी तरफ से। तो आपका जो स्टैटिक्स में आपने गोल्ड मेडल लिया, तो सीए का पहले ही फिक्स्ड था, या आपने सीए की प्रेरणा कहाँ से मिली सीए करने की आपको? हाँ जी, सीए का तो ऐसा जितना फिक्स नहीं था। 11th-12th मेरा मैथमेटिक्स था, लेकिन उसके बाद में धीरे धीरे इंटरेस्ट क्रिएट हुआ। मैंने भैया को भी देखा, मम्मी पापा से भी बात करी, और सीए या सीएस था। लेकिन उसके बाद में जब मैंने ग्रेजुएशन किया और मेरे मार्क्स अच्छे आए, तो फिर हमें लगा कि सीए की तरफ ही आगे बढ़ना चाहिए, और इसलिए फिर उस तरफ कदम आगे बढ़ाए। तो ये तो काफ़ी आप पहली जावरा की एक वुमन या गर्ल्स थी जो सीए बनी। जी। ये कौन से ईयर की बात हुई? मैंने अपना सीए शुरू किया था 2002 में, और मैंने कंप्लीट किया नवंबर 2006 में। तो आज करीबन 17 साल हो चुके हैं मुझे सीए करे। फिर उसके बाद क्या हुआ आपकी? फिर सीए वगैरह सब हो गया, आपने इतने अचीवमेंट्स ले लिए, फिर आगे का सफ़र क्या रहा आपका? जी, तो सीए के बाद में जैसा कि होता ही है, मम्मी पापा ने देखना शुरू कर दिया था। और 2008 में मेरी शादी हुई, और मैं अपने हस्बैंड के साथ में यूएस मूव हुई, कैलिफोर्निया में। पहले उनका जॉब था। तब वहाँ जाके, चूंकि मैंने यहाँ सीए कर रखा था, तो वहाँ पर काम करने के लिए आपको एक और सर्टिफिकेशन लेना पड़ता है, जो कि सीपीए होता है, सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट। तो मैंने वो हासिल किया 2009 में, और उसके बाद में फिर मैंने अपना जॉब ज्वाइन किया। अच्छा, यानी आपके हस्बैंड पहले से ही अमेरिका में सेटल्ड थे? नहीं, वो यहाँ से पहले जा चुके थे। 6 महीने पहले वो वहाँ थे। शादी करने के लिए आए यहाँ, और फिर हम दोनों साथ में गए। यानी शादी के बाद में जो है आपकी दुनिया एकदम देशी से विदेशी हो गई। जी, ये कह सकते हैं आप, बिल्कुल सही बात है। मतलब आप शादी के करीबन 10 दिन बाद ही हम लोग मूव हो गए थे। हाँ, उनके बारे में बताइए। आपकी फैमिली में कौन कौन है? आपके मिस्टर क्या करते हैं? उनका नाम बताइए। जी बिल्कुल। मेरे हस्बैंड का नाम है अंकुर कोठारी,
और वो ग्वालियर से उन्होंने पढ़ाई लिखाई की है और उसके बाद में वो आईटी कंपनी में कार्यरत थे। वहीं से वो मूव हुए कैलिफोर्निया। मेरे इन लॉज अभी भी इंदौर में रहते हैं। मम्मी पापा हैं, मेरी एक सिस्टर इन लॉ हैं, वो बेंगलोर में रहती हैं। तो ये हमारा छोटा सा परिवार है। नहीं, काफ़ी अच्छा और संस्कारित परिवार है। अभी देखा मैंने आपके बच्चों के बारे में भी कि वो चाहे आप अमेरिका में हैं लेकिन उनके संस्कार आज भी भारतीय दिखाई दे रहे हैं। जी, कोशिश ये ज़रूर है उमेश जी, क्योंकि क्या होता है ना कि हम जब यहाँ से गए, जैसे कि मैंने 2008 में भारत छोड़ा, मेरे लिए भारत वही है। मेरे मन में जो भावनाएं हैं भारत को लेके या मेरे जो संस्कार हैं वो बदले नहीं हैं। हालांकि इन 20 सालों में या 15 सालों में भारत बहुत बदल चुका है। यहाँ की सामाजिक परिस्थितियाँ, जो सोशल लाइफ है वो बहुत बदल चुकी है, लेकिन हमारे दिमाग में नहीं बदली है। हम वहीं अटके हुए हैं और हम चाहते हैं कि हमारे बच्चों को वही जो हमने जिस तरह से सीखा है वो संस्कार उनमें भरें। तो वही एक कोशिश है वहाँ पर। तो तरह तरह की कोशिश करते हैं किस तरह से बच्चे भारत से जुड़े रहें, भारत संस्कृति से जुड़े रहें, परिवार से जुड़े रहें। तो ये हमारी कोशिश है। नहीं, काफ़ी अच्छा है। और निश्चित ही अमेरिका में आप जावरा का एक तरह से रिप्रेजेंटेटिव हैं। जी। तो ये तो जावरा के लिए भी बहुत बड़ी बात है। तो वहाँ पे आप कौन सी कंपनी में या क्या आपकी डेजिग्नेशन क्या है और कंपनी के बारे में, आपकी वर्किंग के बारे में थोड़ा बताइए। जी बिल्कुल। तो मैंने जैसे आपको बताया, मैंने सीए सीपीए किया है, तो मैं फाइनेंस और अकाउंटिंग में कार्यरत हूँ। एक पब्लिक कंपनी है ब्रंसविक, इट्स अ कॉरपोरेशन। जैसा कि आपने कहा मल्टीनेशनल, सभी दुनिया के विभिन्न देशों में उनकी ब्रांचेस हैं और मैं वहाँ अकाउंटिंग मैनेजर के पद पर कार्यरत हूँ। तो ये काफ़ी इतने सालों से आप अमेरिका में हैं, लगभग 16 साल हो गए आपको। जी। तो अब तो आप अमेरिकन ही हो गए एक तरह से। नहीं, मैं तो फिर भी यही कहूँगी, आप मुझे देख भी रहे हैं और मेरी भारतीयता मुझे लगता है कि मेरे हर शब्द से झलकेगी। तो मैं कहीं से भी अमेरिकन नहीं हुई हूँ। ये बात ज़रूर है कि वहाँ जाते हैं तो जैसा देश होता है वैसा भेष का होना पड़ता है या आपको वहाँ के हिसाब से रहना होता है, लेकिन दिल भी हिंदुस्तानी है और तन मन और भावनाएं भी हिंदुस्तानी हैं। तो वहाँ पे आप और क्या-क्या एक्टिविटी ऐसी करती हैं जो भारतीयता से, जैसे मुझे पता चला है कि आप कविता में भी, और इस तरह की वहाँ क्या-क्या एक्टिविटी होती है जो आपको भारतीयता से जोड़े रखती है, या आपके अंदर वो चीज़ जिंदा रहती है कि नहीं हम जावरा के हैं या हम एक हिंदी देश के हैं। जी। तो ऐसी क्या-क्या एक्टिविटी आप करते हैं? जी बिल्कुल। तो उमेश जी, हम बहुत सारी सांस्कृतिक साहित्यिक संस्थाओं से जुड़े हुए हैं। साथ ही हम लोग भारतीय कौंसलावास शिकागो के साथ भी जुड़े हुए हैं और उनके साथ मिलकर हम हिंदी का, भारतीय संस्कृति का प्रचार प्रसार करते हैं। और वो कैसे करते हैं कि जो हमारे जो इम्पोर्टेंट डेज होते हैं ना, जैसे कि स्वतंत्रता दिवस है या महिला दिवस है या फिर हिंदी दिवस है, ये हम भारतीय कौंसलावास के संयोजन के साथ में मनाते हैं। बच्चों को एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करते हैं। कोशिश ये रहती है कि हम तो जो आगे बढ़ा रहे हैं, साथ ही जो आगे आने वाली पीढ़ी है वो भी समझे संस्कृति को, भाषा को, और वो अगर सीखेंगे तो ही आगे जाएगी। नहीं तो क्योंकि अगर हम तक रुक गई और हमने अगर आगे ट्रांसफर नहीं किया तो ये रुक जाएगा। तो यही कोशिश है। कई सारी संस्थाएं, एक और संस्था है हिंदी क्लब ऑफ इलिनॉय, उनके साथ भी मैं जुड़ी हुई हूँ। अच्छा। और उनका भी यही काम है। वो भी एक सभी जितने साहित्यकार हैं उनको एक मंच प्रदान करते हैं अपनी प्रतिभाएं दिखाने का, बच्चों को अपनी प्रतिभाएं दिखाने का, चाहे वो संगीत, गीत, नृत्य, कविता के माध्यम से बच्चों को लिखने की प्रेरणा देते हैं। एक और संस्था है महिला काव्य मंच, जो कि यही से उनका जो उद्गार हुआ है इंडिया से ही हुआ है। नरेश नाथ सर हैं, उनने इस संस्था का तैयार किया उसको, और उनका उद्देश्य ये है कि ये महिलाओं के द्वारा संगठित और संचालित संस्था है, जिसमें हम महीने दर महीने में 2 बार हो सकता है, 2 महीने में 1 बार हो सकता है, काव्य गोष्ठियां आयोजित करते हैं। तो कोशिश यही है कि भारत से बाहर रहने वाले लोग साहित्य से जुड़े रहें। वो कैसे कि आपको प्रेरणा मिले। जब मैं आपको सुनती हूँ तो मुझे प्रेरणा मिलती है कि हाँ, मैं भी लिख सकती हूँ, शायद मैं कोशिश कर सकती हूँ। तो एक वो कोशिश की जो वो एक स्पार्क है ना, वो देने की कोशिश करते हैं। कुछ बताइए ना, आपकी कुछ कोशिश की 2-3 पंक्तियां या कुछ आपकी ऐसी जो रचना जो आपको बहुत अच्छी लगती है आपको खुद को कि ये मैंने बनाई, ऐसा कुछ सुनाइए हमको। जी बिल्कुल, बहुत सारी रचनाएं हैं। अभी एक नई सी रचना है, वो सुनाती हूँ आपको, क्योंकि देखिए हम भारत से प्रवासी हो चुके हैं, पर भारत छूटना हमारे लिए बहुत बड़ी बात हो जाती है, बड़े दुख की बात होती है। क्योंकि ये कहना, मुझे लगता है कि यार हर कोई प्रवासी है, जो भी जिसने अपना घर यहाँ से जावरा छोड़ के अगर कोई मुंबई भी गया है या शहर ही छोड़ा, कहीं भी गया, तो वो प्रवासी तो हो ही गया ना अपने शहर के लिए। और हम तो देश छोड़ के जाते हैं। तो लाइन कुछ ऐसी है कि घर की चौखट से कदम बाहर रखते ही दिल का एक हिस्सा
देहरी पर ही छूट जाता है। क्या बात है। घर की चौखट से कदम बाहर रखते ही दिल का एक हिस्सा देहरी पर ही छूट जाता है। दहलीज पार करते ही मुसाफिर रास्ता भटक जाता है। क्या बात। दहलीज पार करते ही, जब तक हम यहाँ हैं सब कुछ हमारे बस में है, हमको मालूम है हम क्या कर रहे हैं। दहलीज पार करते ही मुसाफिर रास्ता भटक जाता है। दुनिया की रीत निभाने को अरमानों का अक्स चटक जाता है। घर की चौखट पार करते ही मुसाफिर रास्ता भटक जाता है। क्या बात है। ये बात तो मतलब अमेरिका तो ठीक है, सभी के लिए एक लग रही है कि सभी पे लागू होती है। बिल्कुल सही पे लागू होती है। हम जैसे ही घर से बाहर निकलते हैं मेरा एक दिल का हिस्सा यहीं छूट जाता है। तो आपका दिल का एक हिस्सा जावरा में रहता है, मतलब हम मान सकते हैं। बिल्कुल रहता है, बिल्कुल रहता है। मेरा दिन एक भी ऐसा दिन नहीं जाता जिस दिन मैं अपने माता पिता से बात नहीं करती हूँ। कोशिश हमेशा हमारी ये रहती है कि जो परिवारजन है, जो नाते रिश्तेदार हैं, उनसे भी एक संपर्क बनाए रखें, क्योंकि हम वैसे ही बहुत दूर हो चुके हैं। जो घर में पारिवारिक कार्यक्रम होते हैं उसमें भी हम उस तरह से शामिल नहीं हो पाते हैं। बहुत कभी ऐसा योग बन जाता है, योग संयोग बिठाकर कोशिश करते हैं कि हम पारिवारिक जो कार्यक्रम हो रहे हैं उसमें शामिल हों, पर कोशिश करते हैं कि संयोजन बना रहे, हम लोगों का संपर्क बना रहे, बातचीत बनी रहे, प्रेम भाव बना रहे। निश्चित ही कुछ पाने के लिए कुछ त्याग भी करना पड़ता है। तो आप अमेरिका का आनंद लेते हैं तो आपको थोड़ी बहुत तो एडजस्टमेंट करना ही पड़ती है। बिल्कुल बिल्कुल करनी पड़ती है। वहां रह के तो हम हमारे देश को सब कुछ बहुत मिस करते हैं। मतलब छोटी सी बात बोलूंगी कि कचौरी को भी मिस करते हैं, और ये बात भी बोलूंगी जो यहाँ चुनाव हो रहे होते हैं उसके जो रिजल्ट्स आते हैं, जो रुझान आते हैं, उनको भी मिस कर रहे होते हैं। तो अब आपको क्या लगता है कि इतने साल हो गए आपको, तो अब आपको ऐसा कभी लगता है कि नहीं हमको इंडिया में सेटल हो जाना चाहिए, या आगे आप फ्यूचर में कभी सोचा हो आपने, या आपको जावरा से आप जुड़े हैं, एमपी से जुड़े हुए हैं, तो अब इतने सालों का आपका एक्सपीरियंस है अमेरिका का, तो उसको इस सेक्टर का, हमारे क्षेत्र के लिए, अपने बचपन वाले सेक्टर के लिए भी आप कुछ करने की आपकी इच्छा होती होगी, तो उसके बारे में भी बताइए हमको। जी, बहुत अच्छी बात पूछी उमेश आपने। क्यों नहीं करेगा मन? भाई कोशिश तो यही होनी चाहिए कि अगर हमने बाहर से कुछ भी सीखा है या कहीं से भी कुछ भी सीखा है, तो जो समर्पण है वो हमारे शहर के प्रति या हमारे लोगों के प्रति होना चाहिए। वो भावना हमेशा मन में है। और ये ज़रूर कोशिश है कि आगे आने वाले 10-12 सालों में, जब तक अगर बच्चे सेटल हो जाते हैं, और उसके बाद में कोशिश यही है कि अपने देश में आके वापस से कुछ काम किया जाए, और जो सीखा है वो वापस से अर्पण किया जाए, किसी भी रूप में हो सकता है वो। तो ये कोशिश तो ज़रूर है। बहुत अच्छी बात है। और मैं थोड़ा सा करियर को लेके, कि आप पहली महिला गर्ल्स थी जो सीए बनी, और अब तो जो है सीए की एक बाढ़ आ चुकी है। तो अब आप अकाउंटिंग सेक्टर में क्या देखती हैं कि पूरा वर्ल्ड लेवल पे आप काम करती हैं, तो कॉमर्स सेक्टर में करियर को लेके कोई भी युवा कैसे सोचे? क्या सीए बनना काफ़ी है, या उसमें और भी अब पढ़ाई करना पड़ेगी ज़्यादा, या कॉमर्स करियर के थोड़ा सा आप उसको गाइडेंस दें, ताकि जो और भी ऐसे जो युवा हैं जो सीए बनने की ओर अग्रसर हैं, या जो सीए बनना चाहते हैं और चाहते हैं कि पूरे वर्ल्ड में हम अपनी सर्विसेज दें, उनके लिए आपका क्या गाइडेंस है? बिल्कुल। नहीं, ये फील्ड बहुत अच्छा है। और अकाउंटिंग और फाइनेंस दोनों ही फील्ड ऐसे हैं जो कभी भी ख़त्म नहीं होंगे। आपको नंबर से तो हमेशा जगलिंग करनी ही पड़ेगी, नंबर्स के साथ तो खेलना ही पड़ेगा। अगर प्रॉफिट लॉस तो बना ही रहेगा लाइफ में। तो ये ज़रूर है कि उमेश, की अगर डिपेंड करता है कि आप कहाँ जाके काम करना चाहते हैं। सीए कर रहे हैं तो डेफिनेटली भारत में अच्छा है, लेकिन अगर आप बाहर जाना चाहते हैं तो आपके वहाँ के हिसाब से आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी। जैसे मुझे सीए करके सीपीए करना पड़ा, या फाइनेंस में आपको जाना है तो आपको सीएफए करना पड़ेगा। तो इस तरह से हर एक कंट्री के अपने अपने सर्टिफिकेशंस होते हैं, रूल्स होते हैं, रेगुलेशंस होते हैं, और इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स है। उसके बाद में भी जिस जगह पे आप काम कर रहे हो वहाँ के रूल्स रेगुलेशंस आपको जानना पड़ेगा, और वो कर सकते हो आप थ्रू सर्टिफिकेशंस। तो ये फील्ड तो बहुत अच्छा है, और आगे बहुत संभावनाएं तो असीमित हैं। तो मैं तो जरूर एनकरेज करूंगी, और बहुत अच्छी बात है कि जावरा जैसे शहर से इतने बच्चे सीए बन के निकल रहे हैं। ना सिर्फ लड़के बल्कि लड़कियां भी निकल रही हैं अब तो सबको बहुत बहुत बधाई है। और बधाई के पात्र उनके पेरेंट्स भी हैं जो उनको बराबर से सहयोग कर रहे हैं, पीछे से पुष्प प्रदान कर रहे हैं। निश्चित ही पेरेंट्स का तो रोल होता ही है। जैसे आपके माता पिता भी आज प्रोफेसर थे, उसके बाद रिटायरमेंट के बाद भी आज सोशल सर्विस, जैन समाज के वरिष्ठ समाज सेवी हैं डॉक्टर सुरेश जी मेहता, लायंस क्लब, और काफ़ी एक्टिविटी उनकी सोशल सर्विस चलती रहती है।
तो आपका भी कोई सोशल सर्विस का वहाँ पे कुछ आप करते होंगे, वहाँ पे किस तरह से समाज सेवा होती है? हाँ, बिल्कुल सोशल सर्विस इस तरह से होती है कि जैसे आपने देखा कि यहाँ जिस तरह से ईश्वर की धूम मचती है या राम नाम की धूम मची है, उतनी ही धूम वहाँ भी है। वहाँ पर भी बहुत सुंदर-सुंदर बड़े-बड़े मंदिर बने हुए हैं सभी समाज के। मतलब आप स्वामीनारायण मंदिर ले लीजिए या फिर हमारा जैन मंदिर ले लीजिए या और भी कई, और वो एक समाज सेवा का केंद्र है। सभी लोग, एक कम्युनिटी वहाँ जाके जुड़ पाती है। वो लोग तरह-तरह की फूड ड्राइव करते हैं या फिर वो ये जो आपकी हेल्थ ये जो क्या लगाते हैं आप लोग, शिविर लगाते हैं ना, ऐसे हेल्थ शिविर होते हैं, तो उसके माध्यम से वहाँ पर समाज सेवा होती है। वहाँ के भी जो स्कूल्स हैं वहाँ पर फूड ड्राइव्स होती हैं, वहाँ के लोगों की किस तरह से मदद की जा सकती है। तो सामाजिक संस्थाओं के माध्यम से डेफिनेटली बहुत सारा सामाजिक कार्य किया जा रहा है। तो बहुत अच्छी बात है, काफ़ी आपको पूरा एक अमेरिका का हमने यहीं पे जो है नज़ारा दिखा दिया है। और कुछ बताइए आप कि आपको क्या लगता है अमेरिका जाने के बाद में भारत की लाइफ और अमेरिका की लाइफ में जो आपने फील किया, और क्या आगे आप सोचती हैं उसके बारे में थोड़ा बताइए। जी, नहीं लाइफ तो देखिए दोनों जगह ही बहुत अच्छी है। जिस तरह से भारत ने प्रगति की है पिछले 10 सालों में या 15 सालों में, तो वो बिल्कुल बहुत ही आश्चर्यजनक है और हमको बहुत आगे की ओर ले जाए। जिस तरह से इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट हो रहा है हमारे यहाँ, और सरकारी महकमों में भी काम करना थोड़ा कंपैरेटिवली सरल हो गया है, तो ये हमको एक बेटर लाइफ की ओर ले जा रहा है। कंपैरिजन हम दो कंट्रीज का कर नहीं सकते क्योंकि हम बिल्कुल अलग हैं, तो वो हम एक स्तर पर आए ये जरूरी नहीं है। कुछ यहाँ अच्छाइयाँ हैं, कुछ वहाँ अच्छाइयाँ, कुछ वहाँ खराबियाँ, कुछ यहाँ खराबियाँ। तो पर एक यही है कि भाई आपकी जहाँ तक जो कर्म भूमि है वहाँ आपको रहना है और उसके हिसाब से रहिए। पर डेफिनेटली हम अपने देश को नहीं भूलते हैं। हमारी इच्छा है वापस यहाँ आने की और यहाँ पर कुछ अच्छा काम करने की, तो वो दिल में बरकरार रहनी चाहिए। नहीं ठीक है, और मैं थोड़ा सा लास्ट में आपसे एक सुकून के बारे में पूछना चाहूँगा, क्योंकि आज क्या हो रहा है कि हर आदमी पावर के पीछे, पद के पीछे, मनी के पीछे पागल सा हुआ फिरा है। और आप जो पूरे वर्ल्ड का सबसे एक विकसित देश जिसको कहा जाता है अमेरिका, वहाँ पर है, तो सुकून को लेके आपका क्या गाइडेंस है कि व्यक्ति इतना अशांत है, उसको पद मिल रहा है, प्रतिष्ठा मिल रही, पैसा मिल रहा है, फिर भी वो मन उसका अशांत है, तो इसको लेके आप क्या टिप्स देंगे? हाँ, नहीं प्रश्न तो बहुत अच्छा है। मेरे हिसाब से तो यही है, जैसे कि सुकून हम लोग क्या करते हैं ना, इंसान की इच्छा होती है हम सुकून बाहर की तरफ ढूंढते हैं। सुकून आपको अंदर ढूंढना पड़ेगा। और अंदर आप कैसे ढूंढेंगे? जब आप ये पता लगाने की कोशिश करेंगे कि आपको किसमें खुशी मिल रही है। हम कोशिश ये करते हैं कि हम मटेरियलिस्टिक चीजें ले लेंगे, शायद मैं बड़ा घर ले लूं, शायद मैं 3-4 गाड़ियां ले लूं, या मेरे पास में गहने हों, या मैं बाहर घूमने जाऊं, वो मुझे सुकून देगा। वो एक हद तक सुकून देता है। तो इसलिए वो मन में जो उलझने हैं ना वो बनी रहती है, क्योंकि हम अल्टीमेट हमारा जो सुकून है हम वो नहीं ढूंढ पा रहे हैं। वो एक बार आप ढूंढ लीजिए, फिर आपको ये सब छोटा लगने लगेगा। और वो होता ही है, वो एक समय पे जाने के बाद में जैसे जैसे हम प्रैक्टिस करते हैं उस चीज की, वो आता ही है। जैसे मुझे बड़ा मजा आता है कि मैं कुछ लिखती हूँ, मैं अकेले में बैठ सकती हूँ, मुझे जरूरी नहीं है कि मैं बहुत सारे लोगों के बीच में बैठी रहूं। तो वो एक प्रैक्टिस है, वो एक प्रक्रिया है, जो एक स्तर पर जाके ही आपको पता चलेगा कि अच्छा यहाँ मुझे बड़ा मजा आता है, और फिर ये सब चीजें छोटी लगने लग जाएंगी। तो वो कोशिश जारी रखनी चाहिए सबको, मेरा तो यही कहना है। सेल्फ को ही उस पर ध्यान देना पड़ेगा। हाँ, मैं अगर सिर्फ दूसरों को देख के कि वो ये कर रहे हैं, वो ये कर रहा है, वो ये कर रहा है, तो वो मुझे सिर्फ जलन ही होगी ना, और मैं उस चीज के पीछे भागूंगी जो मेरा लक्ष्य नहीं है, वो उनका लक्ष्य था, तो मैंने अपना लक्ष्य छोटा कर लिया। तो अगर मुझे अपना लक्ष्य बड़ा रखना है तो मुझे खुद पे काम करना पड़ेगा कि भाई मैं ये सब नहीं चाहती हूँ, मेरा लक्ष्य तो कुछ और ही है, मुझे तो वहां मजा आता है। वो एक ढूंढना है और वो एक खोज है, और वो इतना सरल भी नहीं है, पर कोशिश करेंगे तो जरूर मिलता है। बहुत अच्छी बात है। तो आपने सारे जो पार्ट्स हैं हमारी बातों के, टॉकिंग के, एक ऊर्जा फैले, हमारा लक्ष्य यही है कि जो भी सुने, शब्दों में एक ऊर्जा होती है, और आप भी शब्दों से ही खेलती हैं। तो काफ़ी अच्छा लगा हमें बातचीत करके। और कोई ऐसी बात हो जो आप बताना चाहते हो? लगभग अगर मैं आपके बारे में बताऊंगा तो काफ़ी लंबा हो जाएगा। अचीवमेंट्स भी काफ़ी हैं आपके, तो आप बताइए कुछ लास्ट में कि क्या आपके मन में है,
या आप क्या सोचती हैं? हाँ, मैं तो यही सबसे पहले तो आपको बहुत-बहुत बधाई देती हूँ, आप इतना अच्छा काम कर रहे हैं, इसी तरह से करते रहिए और सभी दर्शकों से भी है अनुरोध कि आप उनको सपोर्ट करिए, जितना आप सपोर्ट करेंगे वो उतना ही और अच्छा काम कर पाएँगे, ये बहुत ज़रूरी है, आपका सपोर्ट मिलना बहुत ज़रूरी है। और आप सभी से तो मेरा यही कहना है कि जैसा एक जो उनने स्वांतः सुखाय की बात की है, तो वो एक खोज जारी रखिए और खुद के लिए ज़रूर से कुछ करिए क्योंकि क्या होगा ना कि ये सब जो आप कर रहे हैं दिन रूटीन में अपने परिवार के लिए, वो तो आपको करना ही, वो आपकी ज़िम्मेदारी है, लेकिन खुद को खुश रखना भी बहुत ज़रूरी है। तो आपकी खुशी चाहे किसी भी चीज़ में हो सकती है, वो छोटी हो सकती है, शायद वो पेपर पढ़ने में हो सकती है, कुछ लिखने में, पढ़ने में, पेंट करने में, गाने में, संगीत सुनने में, नृत्य सीखने में, योगा सीखने में, बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं जिसमें आपको खुशी मिलती है। वो एक काम ज़रूर दिन में एक बार खुद के लिए 15 मिनट निकालिए, ज़रूरी है। वो अगर आप अपने खुद को खुश रखेंगे तो आप अपने परिवार को, समाज को, सबको खुश रखेंगे। यही मेरी कामना है। क्या बात है, मतलब अमेरिका से खुशियां जावरा आ चुकी है। तो बहुत अच्छी बात है, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा और आप जावरा आए हैं और आज बुधवार के हैं और लगभग 1-2 दिन में हम जाने वाले हैं। उससे पहले हमने आपसे संवाद किया है, तो समय समय पर और भी आप जब जावरा आएंगे कोई अचीवमेंट्स पे और आपसे, और आपका स्पिरिचुअल जो आपने समझा है ना वो भी एक अल्टीमेट है, यानी एक आध्यात्मिक गुरु भी आपको मान सकते हैं। अरे नहीं गुरु नहीं, जैसा मैंने कहा ना कि ये सब खोज है, शायद हम लोग सभी सीख रहे हैं। जैसे जैसे हम सीख रहे हैं वैसे वैसे थोड़ी थोड़ी छोटी मोटी बुद्धि आ रही है और वो बात करने में आ गया। बाकी मैं कोई कहीं से भी किसी भी चीज की गुरु नहीं हूँ मैं। नहीं, आपने बहुत अच्छी बात कही कि छोटी छोटी, आज क्या हो रहा है कि छोटी छोटी खुशियां आदमी छोड़ रहा है, वो घर में जो है हमारे आसपास जो है उसको भूलता जा रहा है और वो बाहर देख रहा है कि मैं वहां जाके खुश होऊंगा। यानी छोटी छोटी खुशियों का आपने जो खुश रहने का एक मंत्र दिया तो बहुत अच्छा है और आगे हम आपसे और भी संवाद करते रहेंगे। शिखा जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जी बहुत बहुत धन्यवाद उमेश जी, मेरे से मिलने के लिए मुझे भी बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। सभी दर्शकों की बहुत बहुत धन्यवाद। अनेकता में एकता का प्रमाण है भारत, गंगा जमुना तहजीब का परिणाम है भारत। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, यहूदी, बौद्ध का एक घर, धर्मनिरपेक्ष संस्कृति को प्रणाम है भारत। प्राकृतिक विविधता का भंडार है भारत। परमाणु शक्ति का अधिपति, चंद्रमा पर चंद्रयान है भारत। हम भारतीयों की और प्रवासी, हम जो यहाँ बाहर बैठे हैं, हम भारतीयों की और प्रवासियों की आन बान शान है भारत। तो ऐसी भारत माता को हम प्रणाम करते हैं।